Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am a physics expert. So friends, welcome back to this Target 21 series and I hope कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अभी हमने चैप्टर मैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया है जिसमें हम अभी कवर कर रहे हैं अपना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एंड आई होप कि आपने पिछला लेक्चर आपने पढ़ा होगा, आपने उसको देखा होगा एंड आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। In the previous lecture, we covered about ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट जिसने ये बताया कि हाँ एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप करता है। सो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ने फील्ड की प्रेजेंस को बताया और उसके बाद हमने बात की बायट-सेवर्ट लॉ की। तो बायट-सेवर्ट लॉ ने ये बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर होगा तो वो अपने स्पेस में फील्ड डेवलप करेगा और उस फील्ड की क्या वैल्यू होगी, क्या डायरेक्शन होगा, वो बायट-सेवर्ट लॉ ने बताया है। Now, today in this lecture, our main focus is to study some applications of Bayer-Savart law. So, the topic for today is applications of Bayer-Savart law. So, the first application is that it is magnetic field due to a long, straight current carrying conductor. तो पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। सपोज देयर इज अ स्ट्रेट वायर और ये हमारा वायर है। इसमें कुछ करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और ये आपके वायर के दो एंड्स है आपके ये। एंड नाउ सपोज आई हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। तो आपकी जो ये दो एंड है, जो ये वाला एंड है, ये इस पॉइंट पी पे पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं हम लोग। लेट अस टेक अ लाइन व्हिच इज जॉइनिंग दिस पॉइंट पी। नाउ जो आपके एंड्स हैं इसको हमने एंड ए बी मान लीजिए। ए है, ये बी है। Now this end A is having some angle at this point P. तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल है आपका, इसको हमने कुछ मान लिया phi 1 और जो आपका दूसरा ऊपर वाला एंड है P, वो कुछ पॉइंट P पे एंगल phi 2 सबटेंड कर रहा है। तो मुझे इस पॉइंट P पे इसकी फील्ड निकालनी है। इसको पॉइंट हम Q मान लेते हैं। नाउ लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया। ये छोटा सा एलिमेंट है आपका, ये छोटा सा। तो इसकी लेंथ मान लीजिए dl है और यहां से हम क्या बनाएंगे, विल ड्रॉ अ पोजीशन वेक्टर r। तो ये लेंथ आपकी r है गई है। इसको नाम देते हैं यहाँ पे एक, इसको नाम हम देते हैं o। तो जो आपकी लेंथ r वेक्टर है, ये आपका r वेक्टर है आपका ये। एंड सपोज दिस इंटायर लेंथ इज l और इसको हम कोई भी आर्बिट्री एंगल phi मान लेते हैं। Let this length QP is equal to A. So now let us find the magnetic field of the straight wire at point P. यहाँ पे हमारा वायर AB में करंट जो है वो I फ्लो कर रहा है, आपका लेंथ PQ जो है वो स्मॉल a करके है। अब by Biot-Savart law, by Biot-Savart law, इस छोटे से एलिमेंट की यहाँ पे फील्ड क्या होगी,
एक छोटी सी फील्ड होगी, उसकी वैल्यू बाइट सेवटॉन दी थी, क्या दी थी? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से जो छोटी सी फील्ड पॉइंट पी पे होगी, उसकी वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमारा बाइट सेवर्ट लॉस होगा। अगर आप नए जुड़ रहे हैं हमसे, तो आप पिछले लेक्चर जाके चैनल पर रेफर कर सकते हैं, जहाँ पे हमने बाइट सेवर्ट लॉ के बारे में बात की है। अब अगर आप देखें ट्राइंगल हमारा, इसकी बात करते हैं। ट्राइंगल हमारा जो क्यू ओ पी करके है। सो सपोज दिस एंगल इज थीटा। जो हमने यहाँ पे थीटा ड्रॉ किया है, ये थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड करंट एलिमेंट वेक्टर। नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, थीटा प्लस फाई और ये एंगल देखिए, ये इज इक्वल टू होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि थीटा फाई और ये एंगल जुड़ के बन जाएगा 180 डिग्री, जिसमें से ये एंगल 90 है, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से थीटा क्या बन जाएगा हमारा? थीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस 5। तो अगर थीटा 90 माइनस 5 है, तो आपका कॉस थीटा क्या बन जाएगा? कॉस 90 माइनस 5, दैट विल बी इक्वल टू साइन 5। तो हमारा यहाँ पे एक रिलेशन आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू बन गया साइन 5। इसको नोट कर रखिएगा, ये अभी हमारे आगे काम आएगा अभी। नाउ मूविंग अहेड, अब अगर हम इसी ट्राइंगल में निकालें कॉस फाई, जो ट्राइंगल हमारा है ये, इसमें निकालें कॉस फाई, तो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी कॉस फाई क्या बन जाएगा? क्यू पी बाय ओ पी, क्यू पी बाय ओ पी। तो क्यूपी का लैंथ कितना है? ए है। देखिए यहाँ पे क्यूपी का लैंथ क्या है? ए है। और ओपी कितना है? आर है। तो ए अपॉन आर बन जाएगा ये। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या बन जाएगी? ए अपॉन कॉस फाई या ए सेक फाई। तो आर का वैल्यू बन गया हमारा ए सेक फाई। इस वैल्यू को भी नोट करिएगा, ये हमारी अभी काम आएगी ये। ना मूविंग अहेड इन द सेम ट्राइंगल, हमारा tan फाई का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ओ क्यू बाय क्यू पी, ओ क्यू बाय क्यू पी। तो ओ क्यू कितना है? ए है। और ओ क्यू इज एल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एल का वैल्यू क्या बन गया? ए tan फाई। अगर तो डिफरेंशिएट करोगे तो डीएल क्या बन जाएगा? ए सेक स्क्वायर फाई। तो एक हमारी वैल्यू ये हो गई। अब आप सोच रहे हो इतना हमने काम क्यों किया? देखिए, जो हमारा डीबी है इसमें 3 वेरिएबल हैं, डीएल, साइन थीटा और आर स्क्वायर। बट इसमें हमने यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पे हम निकालेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमारे डीबी में साइन थीटा है। तो साइन थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 90 माइनस फाइव, दैट विल बी इक्वल टू कॉस फाइव। तो इसको यहाँ ये सही कर लीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव। करने का पर्पस, हमारा यहाँ पे डीबी है इस छोटे से एलिमेंट की वजह से, और हमें पूरे वायर के चाहिए। हाँ, क्योंकि तो हमको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इन सबको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें इंटीग्रेट करना आसान रहेगा।
तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को साइन थीटा, आर को, डीएल को वापस यहाँ पुट कर दें इस वाले में, तो डीबी मेरा क्या बन जाएगा? हेंस डीबी विल बिकम म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, ऊपर क्या है? डीएल, डीएल का वैल्यू क्या है? ए सेक स्क्वायर फाई, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है? कॉस फाई, नीचे क्या है? आर स्क्वायर, आर कितना है? ए सेक फाई, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो एक ए कैंसिल हो गया, सेक स्क्वायर फाई पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो डीबी क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए कॉस फाई, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए इंटू कॉस फाई। और अच्छा यहाँ पे आपका डी फाई भी होगा, यहाँ पे सेक फाई, डी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे डी फाई भी होगा। देयरफॉर डीबी का वैल्यू क्या आ गया? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। तो टोटल फील्ड क्या होगी? इंटीग्रेशन किसके टर्म में है? इंटीग्रेशन डी फाई के टर्म में है। डी फाई क्या है? ये एंगल, तो एंगल कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? पहले फाई 1 है, बाद में फाई 2 हो गया है। सो लोअर लिमिट इज फाई 1, अपर लिमिट इज फाई 2। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस फाई डी फाई। अच्छा, इसमें म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए आपका बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा फाई 1 से फाई 2 कॉस फाई डी फाई। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, लिमिट फाई 1 से फाई 2 क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देयरफॉर मॉड बी का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन फाई 2 minus sine phi 1. This is the magnetic field at point P due to a straight current carrying wire. तो हमने यहाँ पे बायट सेवर्ट लॉ को यूज करके हमने ये फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेगा ध्यान रखिएगा, आप देखिए यहाँ पे जो हमारा फाई 1 है वो एक्सिस के नीचे है, तो इसकी जैसे मान लिया अगर फाई 1 हमने लिखा 30 डिग्री, तो ये साइन जो फाई 1 होगा तो साइन -30 पुट करेंगे आप, क्योंकि ये नीचे लाई कर रहा है। ऊपर वाला एंगल आप पॉजिटिव लेंगे। तो सॉल्व करते टाइम इसका वैल्यूज का ध्यान जरूर लीजिएगा। अब इसमें एक स्पेशल केस है, इसी में ही हमारा एक स्पेशल केस है। इफ द वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, तब फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू बन जाता है 90 डिग्री। तो साइन 90 इज 1। तो मॉड बी क्या आया था? म्यू नॉट बाय 4 पाई ए साइन फाई 2 90 माइनस फाई 1। देखिए आपका फाई 1 क्या है? एक्सिस के नीचे है, तो -90 पुट करेंगे आप, साइन ऑफ -90, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90, और साइन 90 क्या है? 1 बन जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू 1 प्लस 1। तो मॉड भी क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए इंटू 2, तो 2 से 4 गया, 2 ये बचेगा, तो क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 2 पाई ए। Therefore, for infinitely long wire, the field at point P is mu naught I by 2 pi A.
अब बात आती है कि हम कैसे कहेंगे कि वायर मेरा इन्फिनाइट है। देखिए यहाँ पे अब सपोज जिस दूरी पे फील्ड निकाली मान लो दूरी 2 mm है और मैं कह दूं वायर जो है वो 10 मीटर लॉन्ग है, तब इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू बहुत 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 छोटी है, तब आप कहोगे वायर आपका इन्फिनिटली लॉन्ग है आपका। और अब बात आती है डायरेक्शन की। तो क्या करना होता है, जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो कर रहा है, अपने थंब को करंट के अलॉन्ग लगाइए और फिंगर्स को कर्ल कर दीजिए। तभी जब यहाँ पे इस केस में अपने आप थंब को करंट के अलॉन्ग प्लेस करेंगे तो आपकी फिंगर्स पहले यहाँ पे अंदर जाएंगी तो हम बनाएंगे क्रॉस, और यहाँ से बाहर निकल के आएंगे तो यहाँ बनाएंगे डॉट। अगर यही करंट ऐसे फ्लो कर रहा होता तब यहाँ पे फील्ड लाइंस अंदर जाती और यहाँ से बाहर निकल के आती, और फील्ड लाइन कैसे बनेगी, इसके अराउंड कोसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करती जाएंगी आपकी ये। तो ये आपकी बात हो गई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की। और अगर आप देखें कि जो हमारा बी है वो डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन में है, तो अगर मैं यहाँ पे बी और डिस्टेंस का या ए का ग्राफ बनाऊं तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा आपका ये। सो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए। दूरी बढ़ती जाएगी, फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी आपकी। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हम जो हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है हमारा। अब आइए इसका अगला एप्लीकेशन देखते हैं, दैट इज विच इज योर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। तो हमारा पहला एप्लीकेशन था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सर्कुलर करंट कैरिंग वायर which is magnetic field due to a circular current carrying wire। तो पहले तो हम यहाँ पे एक सर्कुलर लूप बनाते हैं। यहाँ पे सपोज ये एक सर्कल बनाया हमने और यहाँ पे ये इसका पहले हमने सेंटर मार्क कर लिया और इससे एक एक्सिस हमने बना दी। यहाँ पे ये इसकी एक्सिस जा रही है ये। हमने यहाँ पे छोटे छोटे करंट एलिमेंट ले लिए। सपोज एक हमने करंट एलिमेंट ये ले लिया हमने और एक नीचे ले लिया हमने ये। इसको शेड कर लेते हैं। एक ये एलिमेंट लिया, एक ये एलिमेंट ले लिया हमने, एंड सपोज इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है आपका। तो ये एलिमेंट हमने डीएल ले लिया है और नीचे वाला एलिमेंट भी आपका डीएल है, सिमेट्रिकल एलिमेंट है आपके ये। और करंट कुछ आपका कुछ आई करके फ्लो कर रहा है आपका। और करंट यहाँ पे इस वाले में नीचे आ रहा है। ये ऊपर जा रहा है, से नीचे आ रहा है। ये डीएल वेक्टर है, ये भी आपका डीएल वेक्टर है। ना सपोज हमें इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालनी है, तो डीएल वेक्टर से हम यहाँ पे खींचते हैं एक पोजीशन वेक्टर। ये कुछ ऐसा बनेगा आपका अगर हम यहाँ से खींचे। सो दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे भाई जो करंट एलिमेंट वेक्टर है वो ये जा रहा होगा आई डी एल, ये टैंजेंट है, यहाँ पे एक टैंजेंट है, तो इनके बीच में एंगल क्या होगा, थीटा होगा आपका। जो आपका आई डी एल वेक्टर है वो कुछ इधर जा रहा होगा आपका। तो ये जो एंगल है ये थीटा, थीटा इस केस में आपका 90 डिग्री है आपका। फिर यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं हम लोग। अब बाय बायट-सेवर्ट लॉ, magnetic field at point P is how much? Mu naught I dl sine theta by 4 pi r square। r क्या है या कंफ्यूजन होगा तो हम यहाँ पे रेडियस को हम a मान लेते हैं, तो यहाँ पे चेंज करेंगे यहाँ 4 पाई
और ये आपका डिस्टेंस r है, ये 4πr²। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड योर पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे थीटा 90 है, तो साइन 90 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई, ये है आपका dl अपॉन 4πr²। तो ये dB की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब बात आती है डायरेक्शन की। तो वेक्टर फॉर्म में क्या था? उसमें dl क्रॉस r था, तो जहां पे आपका dl क्रॉस r होगा वही आपका dB होगा। अब dl और r आपस में है परपेंडिकुलर, तो जो dB होगा, dB इन दोनों के होगा परपेंडिकुलर, तो आपका dB कुछ ऐसा बनेगा आपका, जो इन दोनों के होगा परपेंडिकुलर। So this will be your dB. Now if this angle is phi, तो ये भी phi होगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों आपके एलिमेंट सिमेट्रिकल हैं। अब देखिएगा, ये phi है, ये 90 है, तो ये होगा 90 माइनस phi। ये एंगल 90 है, ये 90 माइनस phi है, तो ये कितना होगा? ये phi बन जाएगा। सो दिस एंगल इज phi और ये आपका dB वेक्टर है, तो ये भी एंगल phi होगा आपका और ये dB वेक्टर होगा। रिजॉल्व करते हैं, तो ये कंपोनेंट होगा dB cos phi और ये कंपोनेंट भी आपका होगा dB cos phi। ये क्या बन जाएगा आपका? dB sin phi बन जाएगा आपका। दोनों एलिमेंट आपके, ये भी एलिमेंट आपका dB sin phi होगा। अब देखिएगा, ये एलिमेंट सिमेट्रिकल हैं, तो इसकी फील्ड जो है वो ये है, इसकी फील्ड ये है। सिमेट्रिकल हैं तो दोनों फील्ड बराबर भी होंगे, तो दोनों के ये कंपोनेंट भी बराबर होंगे, तो ये एक दूसरे को नलीफाई कर जाएंगे आपके। दैट मीन्स कि जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं सारे साइन कंपोनेंट जोड़ दूं, मुझे टोटल फील्ड मिल जाएगी। Therefore, the total field at point P is integration of all the sign components. हमारी dB की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट आई dl अपॉन 4πr² इंटू साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू क्या है? साइन फाई कितना है? साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज a बाई r इंटू dl। तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4πr³ हम बाहर लेते हैं, अंदर बचता है dl। dl क्या है? इस सर्कल का छोटा सा एलिमेंट। तो जब सारी लेंथ को ऐड कर दोगे तो आपको सर्कल का सरकमफ्रेंस मिल जाएगा, एंड सरकमफ्रेंस इज 2π इंटू रेडियस। तो म्यू नॉट आई बाय 4πr³ इंटू 2π a। तो bp क्या बन जाएगा? म्यू नॉट इंटू 2πi इंटू a² अपॉन 4πr³। तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 से 4 गया, 2 बचा, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई a² अपॉन 2r³। अब ये r क्या चीज है? ये अगर आप ध्यान से देखें, नो सपोज दिस डिस्टेंस इज x, ये o है, OP इज x, तो r क्या है? हाइपोटेन्यूज है, दैट इज अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो r इज बेसिकली a² प्लस x² का पावर हाफ। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग, तो bp का वैल्यू क्या बन जाएगा? म्यू नॉट आई a² अपॉन 2 a² प्लस x² का पावर 3/2। यहाँ पे a सर्कल का रेडियस है, x उस पॉइंट की दूरी है सेंटर ऑफ सर्कल से आपकी। तो ये हमारी bp की वैल्यू आ गई। नाउ इफ
if the coil has n number of turns, then mod of Bp is mu naught n I a square upon 2 x square plus a square का power 3 by 2. Now let us talk about special cases. At center of circle, मतलब x का वैल्यू 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट हमारा उठ के यहाँ आ गया, तो ये दूरी आपकी खत्म हो जाएगी। ये तो x को 0 पुट कर दिए, तो मॉड ऑफ bp क्या बन जाएगा, म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर का पावर 3 बाई 2, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब। तो a स्क्वायर हटाओगे तो सिर्फ नीचे a बचेगा, तो मॉड ऑफ bp क्या बन जाएगा, म्यू नॉट ni by 2a. So this is the magnetic field at the center of the coil. bp is mu naught ni by 2a, जहाँ पे n आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके। फिर सेकंड आता है, सेकंड केस, if x is very much greater than a, मतलब मान लीजिए कहता है कि फील्ड निकालिए सेंटर से 10 मीटर की दूरी पे और रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, पहले हम लिखते हैं हमारा जनरल फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3 बाई 2। अब x की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो नीचे एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सो इन द डिनोमिनेटर हम x को या a को हम x के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब बन जाएगा आपका। एंड थर्ड केस इज, या एक केस कह लो कि इफ x इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, तब उस केस में आपकी फील्ड क्या बन जाएगी, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 x में a पुट कर दो तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 3 बाई 2, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर का पावर 3 बाई 2 बन जाएगा आपका। तो सॉल्व करने पे वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 का पावर 5 बाई 2 इंटू ए आ जाएगी आपकी वैल्यू ये। तो ये आपके कुछ 3 आपके स्पेशल केस हैं जो हमको यूज करने हैं। एक सेंटर ऑफ सर्कल है, एक दूसरा ये कि हमें जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट सर्कल के सेंटर से बहुत दूर रखा हुआ है। तीसरा केस ये है कि अगर आपका जो दूरी है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है तो क्या बन जाएगा आपका। बाकी हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें कुछ ऐसा है, इसमें देखिए 2 केस बनेंगे आपके। अगर सर्कुलर लूप है, मान लिया हम उस लूप को सामने से देख रहे हैं, तो व्हाट कैन हैपन, करंट कैन फ्लो इन 2 सेंस, या तो पहले एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे या क्लॉकवाइज फ्लो करे। तो जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा आपका, तो जो सामने वाला फेस है, जो आपको फेस दिख रहा है ये नॉर्थ होगा, और जो इसके पीछे फेस है वो साउथ होगा आपका। और इसमें क्या होगा, जब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो सामने वाला फेस आपका साउथ होगा, और जो फेस इसके पीछे, जो पेपर के पीछे है, वो आपका नॉर्थ होगा। और इसमें क्या है, जब जब मैं करंट के अलोंग अपनी फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो इस वाले लूप में मेरी फिंगर्स जो है वो, या थंब बाहर निकल के आएगा। जब फिंगर्स को अपने करंट के अलोंग कर्ल करेंगे
थंब आपका बाहर निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे डॉट से भी शो करते हैं। मतलब फील्ड लाइंस पहले इस पेपर के बाहर निकल के आ रही हैं, फिर अंदर जा रही हैं। इस वाले में अपने आप फिंगर्स को कर्ल करेंगे करंट के अलोंग, तो थंब आपका अंदर जाएगा। मतलब फील्ड लाइंस पहले अंदर जा रही हैं, मतलब पहले पेपर के अंदर जा रही हैं, फिर पेपर के अंदर से बाहर निकल के आ रही हैं। तो कुछ फील्ड लाइंस आपकी ऐसी बनेंगी। और इसमें भी मेरा ग्राफ है। सपोज इफ आई प्लॉट माई ग्राफ ऑफ बी with respect to distance, तो सेंटर ऑफ सर्कल पे फील्ड सबसे ज्यादा होती है और ये फील्ड कुछ इस तरह बनती है आपकी। अगर आप बनाएंगे इसको, सॉरी, ये फील्ड कुछ आपकी ऐसे जाएगी, यहाँ सेंटर पे पीक बनेगा और फिर ये फॉल कर जाएगी आपकी ये। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका x 0 होता है आपका। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल पे आपकी फील्ड सबसे हाईएस्ट से सबसे स्ट्रांग होती है आपकी। So friends, this was all about the applications of Biot-Savart law, जिसमें हमने दो एप्लीकेशन पढ़े हैं, फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर एंड फॉर सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके वो इसी दोनों के अबाउट रिवॉल्व करते हैं। सो डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि खासकर जो बच्चे हमारे 12th के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी डेरिवेशन आपके बोर्ड में भी आपके आएंगे इंपॉर्टेंट। जेई में डेरिवेशन नहीं पूछते, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि हमारी डेरिवेशंस कहाँ से आ रही हैं, किस कंडीशन पे निकल रही हैं और किस बिहाव पे निकाली जा रही हैं। So it is very important to know the steps which you are following to obtain the relation, ना कि हमसे उस फॉर्मूले को याद करके गलत सलत अप्लाई कर दें। तो ये डेरिवेशन आपके बोर्ड में भी काम आएगी। प्लस अभी जब हम इस पे सवाल करेंगे, देन वी विल बिकम वेरी मच क्लियर अबाउट द फॉर्मूलाज, हमें कैसे इसको यूज करना है, चाहे वो जनरल केस हो, चाहे वो स्पेशल केस हो, स्ट्रेट वायर का और सर्कुलर करंट कैरिंग वायर का। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमें प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को आप शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा मिल सके। और अगर आप नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। एंड वंस अगेन फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, stay focused and keep working hard for your IIT, JEE and NEET examinations. Thank you very much.